क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। एक क्वेश्चन इधर लिख देते हैं y इज इक्वल टू 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। एक क्वेश्चन और यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो जितने भी ब्लैक में लिखे हैं ये हमारे क्वेश्चंस हैं और इन सारे क्वेश्चन की हेडिंग यही है, फाइंड d2y by dx स्क्वायर, नॉट dy by dx। हेडिंग आपकी क्या है, फाइंड d2y by dx स्क्वायर। या तो आपको बोल देगा d2y by dx स्क्वायर बोलो, या तो बोल देगा फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो पहला क्या है, देखो डायरेक्टली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो पहले मैंने y का dy by dx किया, फिर उसका डिफरेंशिएट किया तो d2y by dx स्क्वायर मिला। कोई आपसे कहे कि बिना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। तो dy by dx क्या हो जाएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक है, अब इसका dy by dx ऑफ dy by dx निकालना है। मतलब इसका फिर से dy by dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x। अब इसको करने के लिए पहले थोड़ा sec स्क्वायर x को लिख सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। फिर से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। क्यों मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया, sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x क्यों लिख दिया, क्योंकि sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन अपने को नहीं पता है। इसको तुम ये लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएट मार दो। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, बट पावर में तो 4x। ये आपका क्या आ गया, d2y by dx स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकाल लिया है। dy by dx, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन किया तो d2y by dx स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव तो अपने पास नहीं रखा हुआ है, तो हमने इसको चेंज कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x में, फिर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है। अब आओ सेम वही क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा रब कर इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो वही काम है, d2y by dx स्क्वायर निकालना है। तो चलो इसको dy by dx निकालते हैं। dy by dx क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है। a sin x का डिफरेंशिएशन a cos x प्लस b cos x का डिफरेंशिएशन माइनस b sin x माइनस b sin x। अब आपको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो dy by dx ऑफ dy by dx ये बराबर क्या हो जाएगा, dy by dx ऑफ फिर से पूरा चीज a cos x माइनस b sin x। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। इधर क्या बन जाएगा, d2y by dx स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा, माइनस a sin x माइनस b cos x। तो क्या बन गया, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a sin x प्लस b cos x। अब a sin x प्लस b cos x आपका क्या गिवन है, y गिवन है। तो d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। या तो आप लिख सकते हो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y। एक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें आते हैं, इसका dy by dx निकालो। क्या हो जाएगा, 3 e की पावर 2x इंटू 2 प्लस इसका 2 e की पावर 3x इंटू 3। तो 3 2 जा 6 e की पावर 2x प्लस 3 2 जा 6 e की पावर 3x। फिर से आपको निकालना है dy by dx ऑफ dy by dx, इसका dy dx ऑफ 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x।
इसका क्या हो जाएगा 6 e की पावर 2x इंटू 2 प्लस 6 e की पावर 3x इंटू 3 12 e की पावर 2x 18 e की पावर 3x। ये आपका क्या आ गया d2y बाई dx स्क्वायर। तो इस तरह से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या बोलो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरह से निकालते हैं। इसको भी देख लो, dy बाई dx क्या हो जाएगा 5 माइनस साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। d2y बाई dx स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें आपको मेन चीज जो याद रखने वाली बात है वो ये, अगर आपको ये बात पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो इसके बाद एक आता है हमारा, इसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है रोलेस थ्योरम। ठीक है, क्या आता है हमारा रोलेस थ्योरम। अब आप कहो सर क्या नया लेके आ गए आप, रोलेस थ्योरम क्या होता है। तो देखो भाई रोलेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक रोलेस थ्योरम होती है, एक मीन वैल्यू थ्योरम होती है। ठीक है, दो थ्योरम है हमारे पास, एक हमारे पास है रोलेस थ्योरम, एक हमारे पास है मीन वैल्यू थ्योरम। पहले समझते हैं रोलेस थ्योरम क्या होता है। सपोज करो तुम्हारे पास एक फंक्शन f ऑफ x है। सपोज करो तुम्हारे पास कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन, कोई भी RVF, कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन f ऑफ x है। ठीक है, अब ये फंक्शन तुम्हारा क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय रोलेस थ्योरम, RT मतलब रोलेस थ्योरम। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए रोलेस थ्योरम की। तो चलो देखते हैं। पहली बात, पहली कंडीशन ये है कि ये जो गिवन फंक्शन है शुड, मान लो ये RVF है जिसका डोमेन तुम्हारा मान लो a, b। ठीक है, ये RVF है तुम्हारा जिसका डोमेन कह सकते हो a, b, या ये कह सकते हो ये एग्जिस्ट करता है विद इन द इंटरवल a एंड b। तो इट शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a से b। बात को समझो, कंटिन्यूअस क्या होता है। कंटिन्यूटी आप पढ़ चुके हो, कंटिन्यूटी आप पढ़ चुके हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये कंडीशन है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन है उसको आपको रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई करा रहा है, आपसे क्या आपने कहा कि भैया ये फंक्शन रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई कराता है, तो क्या कंडीशन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ ये चीजें फॉलो करता होगा तभी ये रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई करा रहा है। तो पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल a से b। दूसरा, शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। बात ध्यान से समझना, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में, कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, है ना। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीसरी मोस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, देयर शुड एग्जिस्ट अ पॉइंट C, एक पॉइंट C एग्जिस्ट करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखो, ये भी होनी चाहिए क्या, f ऑफ a बराबर होना चाहिए f ऑफ b के। मतलब कि फंक्शन में तुम एक बार a सेटिस्फाई करा दो, एक बार फंक्शन में तुम b सेटिस्फाई करा दो,
ठीक है, एक बार फंक्शन में जो ये ए पॉइंट है उसको सेटिस्फाई कराओ, एक बार फंक्शन में जो पॉइंट बी है उसको सेटिस्फाई कराओ, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक कंडीशन है रोलेस थ्योरम की। तो पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन देयर शुड एग्जिस्ट अ पॉइंट सी एंड C belongs to A, B। C belongs to A, B का क्या मतलब है? C belongs to A, B का मतलब है C तुम्हारा A और B के बीच में एक कोई पॉइंट लाई कर रहा है, such that f dash of C is equal to 0। This is the condition। तो देखो ये चार कंडीशन तुम्हारी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चार कंडीशंस अगर तुम्हारी सेटिस्फाई होती हैं तो ही तुम्हारा रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ये चार कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो रही है, पहली कंडीशन क्या है? द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर शुड बी डिफरेंशिएबल इन ए एंड बी, इट शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए एंड बी, देयर शुड एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, और वो पॉइंट सी कहां लाई करना चाहिए? ए और बी में, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। और चौथी कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये चार कंडीशन आपकी अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपको हम कह देंगे कि हाँ भैया रोलेस थ्योरम वैलिड है। एक अगले थ्योरम पे चलते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखो, ये चार कंडीशंस, सिर्फ ये चार कंडीशन दिमाग में रखो। अप्लाई कैसे करना है रोलेस थ्योरम को वो अभी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। अब एक काम करता हूं, इसको लिखे रख देता हूं, इधर लिखता हूं अगली थ्योरम। क्या है अगली थ्योरम? मीन वैल्यू थ्योरम। अगली थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो देखो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है? सेम कंडीशंस टू बी satisfied by मीन वैल्यू थ्योरम। क्या कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम के लिए? पहला वही सेम, शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए एंड बी। दूसरा, शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए एंड बी। और आपकी तीसरी कंडीशन वही है, देयर शुड exist a point C where C belongs to A, B। ठीक है, एक पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए C and C belongs to A, B such that f dash of C is equal to f of B minus f of A upon B minus A। This is the condition of mean value theorem। तो देखो ये ध्यान रखो, इधर आपकी राइट हैंड साइड लिखी है रोलेस थ्योरम, उधर लेफ्ट हैंड साइड लिखी है मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों में सिमिलैरिटी, पहली दूसरी कंडीशन सेम है, तीसरी कंडीशन उसमें अपनी एक अलग है कि f of a is equal to f of b। इसमें एक कंडीशन आती है there should exist a point C such that f dash of C is equal to f of b minus f of a upon b minus a। क्लियर है ये? तो ये हमारी दो थ्योरम्स है, मैंने अगल बगल इससे लिखा है ताकि आप रिलेट कर पाओ कि रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में डिफरेंस क्या है। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन चलते हैं इसके। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है तुम्हारा वेरीफाई रोलेस थ्योरम। क्या बोला है? वेरीफाई करो रोलेस थ्योरम को। ठीक है, फंक्शन आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और रेंज आपको दी है -2 से 2। ठीक है,
अब यहाँ जरा साइड में जल्दी से रोलेस थ्योरम बता दो कि क्या होता है। रोलेस थ्योरम की कंडीशन क्या है? कंटिन्यूअस इन ए से बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए से बी, f of a is equal to f of b, f dash of c is equal to 0, c belongs to a comma b। देखो सही लिखा है मैंने, ये चार कंडीशन ही तो आपको मैंने बताई है रोलेस थ्योरम की। अब आपसे बोला है ये वेरीफाई करके बताओ क्या ये फंक्शन रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। तो चलो पहले देखते हैं। पहले हम चेक करते हैं क्या ये -2 और 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपको दो तरीके मैंने बताए हैं। एक आपको तरीका मैंने बताया है किस चीज का? ग्राफ का। और एक आपको तरीका मैंने बताया है मैथमेटिकली सॉल्व करने का। तो चलो ग्राफ से देखते हैं। इसको अगर हम प्लॉट करें तो y = x² का ग्राफ ये बना और y = x² + 2 का ग्राफ ये बना जहां पे 2 है। अब -2 से 2 में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये -2 ये 2, यहां पे भी आपको फंक्शन मिल रहा है, यहां पे भी फंक्शन मिल रहा है, तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। और इसी के बीच में आपका देखो -2 से 2 के बीच में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपका -2 से 2 के बीच का लाइन है, इसके बीच में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक बात है, समझ में आ रही है? ग्राफ बनाया, -2 से 2 के बीच में देखो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब कंटिन्यूअस होगा। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। डिफरेंशिएबिलिटी को आपको ग्राफ से कैसे चेक करने बताया है मैंने? कोई शार्प कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए, मतलब कोई ऐसा कर्व नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे शार्प एजेस नहीं मिलने चाहिए। अब मुझे बताओ -2 से 2 के बीच में कहीं आपको कोई शार्प एज मिल रहा है? ये शार्प एज नहीं है, ये कर्व है, क्योंकि ये पैराबोलिक कर्व है। शार्प एज तो नहीं है, तो कोई शार्प एज नहीं मिल रहा, पूरा थ्रू आउट सिंपल स्मूथ कर्व है, तो डिफरेंशिएबल भी है ये आपको मैं ग्राफ के तरीके से बता रहा हूं, और जो अलजेब्रिक आपका नॉर्मल लिखने वाला तरीका है वो आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये तो चलो सेटिस्फाई हो जाती हैं। मेन जो एग्जामिनर होता है आपका वो ये कंडीशन और ये कंडीशन चेक करता है, ये दो कंडीशन नहीं देखेगा, देखेगा वो भी, बट मेन ये है। ठीक है, तो चलो इसको सेटिस्फाई कराते हैं। क्या कंडीशन है? f of a और f of b बराबर होना चाहिए। यहाँ a की वैल्यू क्या है? -2, b की वैल्यू क्या है? 2। यही तो है, a, b होता है, a, b होता है, तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 2। अब f of -2, इसमें -2 सेटिस्फाई करो, क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 6। f of 2 सेटिस्फाई करो तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 6। दैट प्रूव्स f of -2 is equal to f of 2। प्रूफ हो गया, f of a is equal to f of b। तो ये कंडीशन भी सेट। देखो चार में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई अगर नहीं हुई, नहीं होगा, ये रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा, तो चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब आते हैं तीसरा, f dash of c is equal to 0। क्या करना है? ये फंक्शन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। f dash of x क्या हो जाएगा? 2x। इसको इक्वल टू 0 करके x पॉइंट निकालो, x की वैल्यू क्या आ गई? 0। क्या है कंडीशन? f dash of c is equal to 0। आपको वो c पॉइंट निकालना है, और ये c तुम्हारा a, b के बीच में लाई करना चाहिए। अगर लाई कर रहा है तो रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई है। तो देखते हैं, आपने इसको डिफरेंशिएट करके 2x को 0 के बराबर किया, x की वैल्यू 0 आई। अब क्या x की वैल्यू 0 -2 से 2 के बीच में लाई करती है? बिल्कुल करती है, तो चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरह से आपकी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। आप ऐसे लिखोगे कि 0 बिलोंग्स टू -2, 2, ठीक है, -2, 2 के बीच में 0 लाई करता है, तो आपके रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड, हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, रोलेस थ्योरम को वेरीफाई कैसे करना चाहिए, कैसे कराना है, ये सिखा रहा है क्वेश्चन आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम आपको वेरीफाई करनी है। एफ ऑफ एक्स आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर 2,4। ठीक है, क्या कंडीशन होती है मीन वैल्यू थ्योरम की, इधर साइड में लिख लो। कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और तीसरी एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस आपकी हैं जो मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करानी चाहिए। तो देखते हैं पहले करा रही है कि नहीं। ग्राफ पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया। ठीक है, 2 से 4, ये 2 है, यहाँ कहीं 4 है। अब बताओ 2 से 4 के बीच में कर्व एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो कंटिन्यूअस है 2 और 4 में, और 2 और 4 भी इंक्लूडेड है। 2 पे भी कर्व है, 4 पे भी कर्व है। अब 2 और 4 के बीच में क्या कर्व डिफरेंशिएबल है? देखो 2 और 4 के बीच में एक स्मूथ कर्व बन रहा है, कोई शार्प कॉर्नर्स नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करा रही है। लास्ट कंडीशन चेक कर लो। ए की वैल्यू यहाँ क्या है तुम्हारी 2, बी की वैल्यू क्या है 4, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी 4, एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या आएगी 16। तो एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 4 कितना आया 16, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 2 कितना आया 4 अपॉन बी माइनस ए 4 माइनस 2। इधर क्या है एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी मतलब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आया 2x इज इक्वल टू 16 में से 4 गया तो कितना हटा 12, और 4 में से 2 गया तो 2, 6, x की वैल्यू क्या आई 3। अब मुझे बताओ ये क्या, ये 3 इस 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है? x इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू 2,4 के बीच में लाई कर रहा है, तो मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड। मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड। ठीक है, तो चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। चौथी कंडीशन यही थी हमारी कि ये जो सी पॉइंट है शुड बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। तो आपका जो सी पॉइंट आया है जो कि x है, ये 2,4 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपकी मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम का। ठीक है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को यहीं पे आज खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट sin square x with respect to e की पावर cos x। एक ये आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है फाइंड dy by dx अगर y is equal to 12, 1 minus cos t, x is equal to 10, t minus sin t। ये दो क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, देखो इस तरह से पूछ देता है आपकी क्वेश्चन का वर्ड्स, देखो वर्ड्स चेंज कर दिया, करने का तरीका वही है। डिफरेंशिएट sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। तो क्या करो, इसको मान लो u ऑफ x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, v ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर cos x। आपको क्या चाहिए, डो v बाई डो x अपॉन डो u बाई डो x, ये चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो डो v बाई डो x अपॉन डो u बाई डो x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर cos x का, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x cos x का माइनस sin x अपॉन डो u बाई डो x। sin स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 2 sin x, और sin x का क्या हो गया
cos x। अब ये sin x कट गया, क्या बचा 1/2 e की पावर cos x -1 अपॉन cos x। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो जब भी आपसे बोले कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखो, ये आपका कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, क्योंकि y तुम्हारा फंक्शन ऑफ t है, x तुम्हारा फंक्शन ऑफ t है। तो क्या करना है, dy by dx निकालना है। dy by dx में क्या कर दोगे, dy by dt अपॉन dx by dt कर सकते हो, dy by dt अपॉन dx by dt। dy by dt निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको चाहो तो थोड़ा, जिसको थोड़ी दिक्कत हो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो, 12 - 12 cos t, इसको लिख दो 10t - 10 sin t। बात वही लिखा है, मैंने ब्रैकेट को खोल दिया है। तो dy by dt क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 -12 ऑफ -sin t, इसका क्या हो जाएगा 10 - 10 cos t। तो क्या हो जाएगा 12 sin t अपॉन 10 - 10 cos t। ये आपका क्या आ गया, dy by dx। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये दो अच्छे क्वेश्चंस थे। ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। ये आपका अगर विद रिस्पेक्ट टू समथिंग डिफरेंशिएट करना है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन आपका है cos इनवर्स sin x। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स sin x है, इसको आप क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स sin x को ये लिख सकते हो cos π/2 - x। फंक्शन यही है, ये तुम्हारा क्वेश्चन में ये f ऑफ x तुमको दिया है, तुमको क्या चाहिए, f' ऑफ x चाहिए। डायरेक्टली इसको करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन लगाओगे, डिफरेंशिएशन लगाओगे -1 अपॉन 1 + x², x के जगह sin x पुट करोगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या प्रॉपर्टी लगाई, cos इनवर्स x को एज इट इज लिखा, sin x को cos π/2 - x। अब cos इनवर्स ऑफ cos x को तुम 1 हो जाता है, बात ध्यान रखना, cos इनवर्स cos x इज x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x। अब ये cos प्रॉपर्टी किसी पे भी लग सकती है, चाहे sin हो चाहे tan हो। sin इनवर्स ऑफ sin x भी x होता है, tan इनवर्स ऑफ tan x भी x होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका π/2 - x। अब इसको डिफरेंट, ये आपका f ऑफ x है, तो आपने f ऑफ x को सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको f' ऑफ x चाहिए तो -1। आसान हो गया अब इसको सॉल्व करना, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी में वेरियस फॉर्म्स, पैरामेट्रिक फॉर्म, इम्प्लिसिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, लॉगरिथम, और आपने क्या पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर उसके बाद आज हमने क्या पढ़ा, पैरामेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने रोलेस थ्योरम पढ़ा, हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा। ठीक है, तो सारा ये पैकेज है आपका, जिसका टॉपिक था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपको बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कैसे चेक करें कंटिन्यूअस है या कैसे चेक करें डिफरेंशिएबल है। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस यूनिट में मैंने आपको दो तरीके बताए हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के। एक ग्राफिकल मेथड, एक आपका जो आप फॉलो करोगे। ग्राफिकल मेथड वहां एग्जाम में मत फॉलो करना, वो खाली आपके चेकिंग पर्पस के लिए है। चाहो तो जब ये मेथड सॉल्व कर लेना, उसके बाद नीचे शो करके दिखा देना ग्राफ से, तो उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ेगा आपके पेपर में, वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। बट अगर आप कहोगे मैं सिर्फ ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके आऊं, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, वो खाली चेकिंग पर्पस के लिए है। जो मैंने आपको जो भी ग्राफिकल मेथड्स बताए हैं, उसका यूज आप अपने एग्जाम में मत करना, उसका यूज खाली एज अ चेकिंग पर्पस के लिए है कि क्या ये फंक्शन सच में जो आपने चेक किया है कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो सच में कंटिन्यूअस है कि नहीं है। बाकी आपको सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है आपने। जाओ आप एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी लगाओ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अब लग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।